डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उसके गठन और क्षेत्राधिकार के संबंध में जानेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, गठन और क्षेत्राधिकार, ये जो विषय है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी के बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 पेपर 3 ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों ही विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ा परिचय जान लें, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक संघीय राज्य क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पर एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। पूरे भारत के लिए एक ही न्यायपालिका है और हालांकि इसके 3 स्तर किए गए हैं, यानी कि केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय हैं और हर जिले में व्यवहार न्यायालयों की स्थापना की गई है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का शीर्षस्थ न्यायालय है। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है और यह अपील के संबंध में अंतिम न्यायालय है, यानी कि जो राज्यों के उच्च न्यायालय जो निर्णय लेते हैं उनके संबंध में अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अब हम ये जाने कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो संविधान के भाग 5 और अध्याय 6 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, उसके अधिकार, शक्ति, प्रक्रिया, स्वतंत्रता, इन सब से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, यानी कि उस समय एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश। किंतु 2019 में एक विधेयक पारित किया गया सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 34 किया गया है और इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो हम ये देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और 2014 में संविधान में एक अनुच्छेद 124A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं? इस आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, इसके सदस्य केंद्रीय कानून मंत्री होते हैं और प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा मनोनीत 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति इस आयोग के सदस्य हो सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग बनाया गया, उसका काम क्या है? ये जो आयोग है वो प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश के नामों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करता है और एक अदालत से दूसरी अदालत में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में अपने सुझाव देता है। तब हम ये देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति कम से कम 5 साल के लिए एक या किसी एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या वह व्यक्ति राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। यदि ये योग्यताएं किसी व्यक्ति में हों तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद को ग्रहण करते समय शपथ भी लेते हैं। न्यायाधीश संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की स्वतंत्रता लेते हैं की शपथ लेते हैं। अपनी पूरी योग्यता से किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष का पालन करते हुए अपने पद की जिम्मेवारी को संभालने का शपथ लेते हैं। साथ ही वे संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की भी शपथ लेते हैं। अब हम ये देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है। तो संविधान में कार्यकाल के संबंध में 3 तरह के प्रावधान किए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने 65 साल की उम्र तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, या तो वो इससे पहले राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, या उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो अब हम ये देखें कि न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को दुर्व्यवहार या उनकी अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, और राष्ट्रपति इस तरह का आदेश तभी ही दे सकते हैं जब संसद में न्यायाधीशों को हटाने का कोई प्रस्ताव आता है, और यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत का समर्थन यदि इस प्रस्ताव को प्राप्त हो, तभी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। अब हम ये देखें कि सर्वोच्च न्यायालय को किस तरह की शक्तियां प्राप्त हैं और उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को मूलतः 3 क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं: मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार। अब हम इन तीनों क्षेत्राधिकारों को बारी बारी से विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आता है मूल क्षेत्राधिकार। तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः भारत संघ में जितने भी राज्य हैं या फिर जो केंद्र सरकार है, उनके बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका फैसला करता है, उसका निपटारा करता है। केंद्र या एक से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद हो, या केंद्र और एक राज्य हो, और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हों, या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो इन सब से संबंधित जो भी विवाद हैं उनका निपटारा, उनका फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह 5 तरह के वाद जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ये 5 तरह के वाद हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय यदि देखता है कि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उसके समक्ष ऐसा कोई मामला लाया जाता है, तो वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इन 5 में से कोई एक वाद जारी करके या निर्णय कर सकता है कि जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार रिस्टोर किए जा सकें। सर्वोच्च न्यायालय को अपील के संबंध में भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सामान्यतः जो निचली अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनती है। तो सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय को 4 मामलों में विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। किसी संवैधानिक मामलों में कोई विषय है, उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। कोई दीवानी मामले हैं, या फिर कोई आपराधिक या फौजदारी मामले हैं, या कोई स्पेशली पिटिशन है, विशेष अनुमति द्वारा अपील है, उसके संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है। तो यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी संधि समझौते के संबंध में या कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है, उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की राय जानना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति उनसे यह सलाह ले सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय यह सलाह दे या नहीं दे वह उसके विवेक पर निर्भर है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई सलाह देता भी है तो उसे मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करता है। तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले होंगे वह अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और इन पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और साथ ही न्यायालय को अपनी अवमानना करने वाले को भी दंडित करने का अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्देश देता है, उसका पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे अधिकारी को, ऐसे व्यक्ति को
न्यायालय अपनी अवमानना करने का के फलस्वरूप दंड देने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी कानून बनाएंगी या उनके कार्यपालिका संबंधी जो भी आदेश होंगे, उनकी संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों या आदेशों की जांच के क्रम में यह पाता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून या उनके आदेश संविधान के विरुद्ध हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को या उन आदेशों को अवैध और असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकता है, और ऐसी स्थिति में उन कानूनों और आदेशों को सरकार लागू नहीं कर सकती है। तो अंतिम रूप से निष्कर्ष के रूप में हम ये देख सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है वो भारत देश का सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय है। भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य सरकारों के जो कानून है और उनके आदेश हैं उनकी समीक्षा का भी अधिकारी है। इस तरह कुल मिलाकर हम यह कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण रूप से भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो आज हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग फिर एक दूसरे विषय को समझेंगे। धन्यवाद।